जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास के माध्यम से हम लोग कवर करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी यानी भूगोल। पेपर का नाम है फिजिकल जियोग्राफी यानी भौतिक भूगोल। ठीक है, न्यू बैच आप लोगों का स्टार्ट हो गया एग्जाम 2024 के लिए, एग्जाम 2025 के लिए। यह जो क्लास है 2026-2027 एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, आपको मैं बता दूं, एक बार चैनल पर आप लोग विजिट करके जरूर देख लीजिएगा आप सभी लोग। आपके सारे सेमेस्टर की और सारे सब्जेक्ट की तैयारी लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से कराई जाती है। तो उसके बाद सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप 3 साल यानी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में भी मेरे साथ अवश्य जुड़े रहें। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ इस क्लास में ये मॉडल पेपर 3 है, क्लास भी 3 आपका। इसके पहले मैंने आपको 2 मॉडल पेपर दिया, लगभग 3 मॉडल पेपर दिया है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है। इस क्लास को, आज के इस क्लास को पूरा अटेंड करने के बाद ही आप दूसरा क्लास अटेंड करेंगे, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार है। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा आज के इस क्लास को। ठीक है, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है उनके जियोग्राफी बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का जियोग्राफी का पेपर कोड है FEGO 101। ठीक है, चले, जो बच्चे कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े होंगे उनको पता होगा टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर जो होते हैं वो नोट्स को मिला करके होते हैं। ये 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं अगर नोट्स को मिला दिया जाए तो। ठीक है, अब एग्जाम की बात करते हैं तो नवंबर दिसंबर में आप लोगों का एग्जाम शुरू होने वाला है। ठीक है, अगले महीने से। इसमें दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है, माँ कुंभारी यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, लगभग 40% ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे और 60% कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर आपके लिखित एग्जाम होंगे। ठीक है, क्योंकि ऑड सेमेस्टर में इस बार भी लगभग लगभग आपके 90% कॉलेज में आपके लिखित एग्जाम ही होने वाले थे, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ने चेंज कर दिया है एग्जाम का पैटर्न। ठीक है, तो इस बार भी कुछ यूनिवर्सिटी में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जिनका लिखित एग्जाम है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, वो तुरंत जाएं अपना क्वेश्चन पेपर देखें। मैंने क्वेश्चन पेपर जियोग्राफी का सॉल्व कराया। ठीक है, और जिनका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है वो इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की क्लास। देखिए, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, भारत के किसी भी राज्य से पढ़ रहे हो, उत्तर प्रदेश के किसी भी राज्य से पढ़ रहे हो, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला प्रश्न आपका देखते हैं, पूछा गया है। देखें, प्रवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता होनी चाहिए, यानी जो प्रवाल होते हैं इनका जो विकास है, इनका विकास के लिए सागरीय लवणता यानी जो महासागर है, जो समुद्र है, इनकी लवणता कितनी होनी चाहिए? तो इनकी जो लवणता है 26 से 27% होनी चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ अगला प्रश्न देखेंगे, आपको क्या पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है, युति वियुति या सिजीगी की स्थिति में आने वाले ज्वार को कहते हैं। तो इस ज्वार को दीर्घ ज्वार कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अब यहाँ की पॉइंट दिया जा रहा है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, आपके डाउट भी क्लियर होते हैं। देखें, युति वियुति या सिजीगी की स्थिति में आने वाले ज्वार को वृहद ज्वार या दीर्घ ज्वार कहते हैं। यह ज्वार सामान्यतः ज्वार से करीब 20% ऊंचा होता है, यानी जो आपका ज्वार भाटा आता है, सामान्य ज्वार भाटा जो आता है। ठीक है, देखिए, समुद्र की लहर जब उठ करके आगे की ओर बढ़ती है तो उसे ज्वार कहते हैं। वही पानी जब नीचे धरती पर गिर के पीछे की ओर जाती है तो उसे भाटा कहते हैं। ये सामान्य लहर होती है। लेकिन जो दीर्घ ज्वार होता है साथियों, ये सामान्य ज्वार से 20% ऊंचा होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखें, खगोल विज्ञान में युति वियुति या सिजीगी का मतलब है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। यह स्थिति अमावस्या या पूर्णिमा के दिन होता है। इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी पर ऊंचे ज्वार आते हैं। ठीक है, चलें। अच्छा, अगर आप लोग ये सारे नोट्स पाना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो आप क्या करेंगे। देखिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के ठीक नीचे आपको पीडीएफ मिलता है, तो पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, एक भी पैसा आपको नहीं देना है, बिल्कुल फ्री में ये सारे नोट्स मिलेंगे आपको। और पीडीएफ से क्या होगा कि आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आपको नोट्स भी मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में। ठीक है, और आपके यूनिवर्सिटी से जितने भी संबंधित, जितने भी रिलेटेड यूनिवर्सिटी से न्यूज़ होते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में दिए जाते हैं। ऐसा क्यों सर जी?
क्योंकि बार बार वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो वहीं पर आपके सारे न्यूज़ अपडेट किए जाते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप मोस्टली आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। इसमें तीसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित अस्थैतिक तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एयरी ने, न्यूटन ने, हैरिस ने या फिर विलियम हेबेबेल ने? बताइए। ज्वार भाटा की उत्पत्ति, ठीक है, ज्वार भाटा की जो उत्पत्ति है इसका अस्थैतिक तरंग, ठीक है, अस्थैतिक तरंग सिद्धांत का जो प्रतिपादन किए थे वो हैरिस थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ की पॉइंट देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, ज्वार भाटा की उत्पत्ति से जुड़े अस्थैतिक तरंग सिद्धांत को R.A. हैरिस ने प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के मुताबिक ज्वार भाटा की घटनाएं स्थानीय होती हैं और हर महासागर में स्थित तरंगे स्वतंत्र रूप से पैदा होती हैं। प्रश्न नंबर 4 आपका क्या पूछा गया है? चलें, प्रश्न नंबर 4 आपका पूछा गया है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार ईटी जलवायु प्रदेश किसके लिए है? यानी जो कोपेन महोदय हैं इनके अनुसार जो जलवायु वर्गीकरण है, ठीक है, जलवायु वर्गीकरण के अनुसार ईटी जलवायु प्रदेश किसके लिए है? भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश के लिए, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के लिए, टुंड्रा जलवायु प्रदेश के लिए या फिर मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश के लिए? तो ध्यान रखेंगे, यह टुंड्रा जलवायु प्रदेश के लिए, ठीक है। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के अनुसार ईटी जलवायु प्रदेश किसके लिए है? तो ईटी जलवायु जो प्रदेश है वो टुंड्रा जलवायु प्रदेश के लिए, ठीक है। देखिए, अभी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ध्यान से देखेंगे इसे। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के मुताबिक ईटी जलवायु प्रदेश टुंड्रा जलवायु के लिए है। टुंड्रा जलवायु में सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। इस जलवायु में मिट्टी सैकड़ों मीटर की गहराई तक जमी रहती है, जिसे अस्थायी तुषार भूमि कहते हैं। आपके एग्जाम में पूछता है अस्थायी तुषार भूमि किसे कहते हैं? तो ध्यान रखेंगे, यह सैकड़ों मीटर गहराई तक जो ज़मीन आपकी जमी रहती है उसे अस्थायी तुषार कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ काई, लाइकेन, बौने पेड़ और बिखरी हुई लकड़ी की झाड़ियाँ पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 5 आपका पूछा गया है, नदी के निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियाँ हैं वी आकार की घाटी, कैनियन घाटी, डेल्टा या फिर जलप्रपात? बताइए। नदी के निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियाँ हैं, तो यह डेल्टा बनता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ आप लोग ध्यान से देखेंगे, नदी के निक्षेपण से कौन कौन सी घाटियाँ स्थलाकृतियाँ बनती हैं। देखिए, नदी के निक्षेपण से डेल्टा बनता है, बाढ़ का मैदान बनता है, ठीक है। आप लोग देखेंगे बाढ़ जब आता है तो अपने साथ ढेर सारी मिट्टियाँ भी लेकर के आता है, ठीक है। प्राकृतिक तटबंध बनता है, रोधिका विसर्पी बनता है, नदी विसर्प, गोखुर झील और गुम्फित नदी, ये सभी नदी के विक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियाँ हैं। आपके ऑप्शन में केवल डेल्टा दिया है, हो सकता है डेल्टा ना दे करके रोधिका विसर्पी दे दे या फिर गुम्फित नदी दे दे। तो ध्यान रखेंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपका एक भी उत्तर गलत ना हो प्रश्न का, इसलिए मैं आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाता हूं, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 6 आपका पूछा गया है, अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। तो पहले आप ये जान लीजिए अटलांटिक महासागर की धाराएं कौन कौन सी हैं। तो देखें, गल्फ स्ट्रीम की धारा, बेंगुला धारा और कनारी की धारा, ये तीनों धाराएं अटलांटिक महासागर की धारा हैं। लेकिन जो क्यूरोसिया धारा है ये कहाँ की धारा है? तो जो क्यूरोसिया धारा है प्रशांत महासागर की एक प्रमुख गर्म धारा है। यह जापान के पूर्वी तट से होकर बहती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे क्यूरोसिया के बारे में भी। प्रश्न नंबर 7 आपका पूछा गया है, भू संतुलन के सिद्धांत में किसने कहा कि घनत्व में समानता एवं गहराई में परिवर्तन? तो ये प्राट ने कहा था इसको। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा गया है, किस जलधारा को हम्बोल्ट धारा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें जो आपका पेरू की धारा है इसे हम्बोल्ट की धारा के नाम से भी जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे, देखें, पेरू धारा को हम्बोल्ट धारा के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रशांत महासागर में बहने वाली एक ठंडी महासागरीय धारा है। यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। प्रश्न नंबर 9 आपको पूछा गया, दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति कब होती है?
दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति पूर्णिमा तथा अमावस्या को होती है। जो मैंने बताया था ना की पॉइंट में आपको, इसलिए मैं बोलता हूँ की पॉइंट बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आप सभी लोगों को, क्योंकि की पॉइंट से आपके बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति पूर्णिमा तथा अमावस्या को होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है इसमें। प्रश्न नंबर 10 आपका पूछा गया है, अंटार्कटिका महाद्वीप निम्नलिखित में से किसका पुराना भाग है? गोंडवाना लैंड का, लारेशिया का, या फिर पैंथालासा का? बताइए। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है ये गोंडवाना लैंड का पुराना भाग है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 11 आपका पूछा गया है, बलन में ऊंचे उठे भाग को कहते हैं? अपनति, अभिनति, नति या नतिलंब? बताइए। बलन में, तो ध्यान रखेंगे बलन में जो ऊंचे उठे भाग होते हैं इन्हें अपनति कहा जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी आपके कई प्रश्न बनेंगे। बलन में ऊंचे उठे भाग को अपनति कहते हैं। ठीक है सर जी। शैल की परतों में ऊपर की ओर घुमावदार मोड़ को अपनति कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 12 आपका पूछा गया है, वलन के दोनों भुजाओं के बीच का कोण न्यून कोण हो तो उसे कहा जाता है? यदि बलन के दोनों भुजाओं के बीच में न्यून कोण होगा तो उसे बंद बलन कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 13 पूछा गया है, बलन किस बल का परिणाम है? तनाव का, संपीड़न बल का, अपर्दन बल का, या निर्गमन बल का? तो जो बलन बनता है यह संपीड़न बल के कारण बनता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा गया है, डेल्टा नदी के किस तरह के कार्य का परिणाम है? तो जो डेल्टा है यह नदी के निक्षेपणात्मक कार्य का परिणाम है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नदी के निक्षेपण के कारण ही डेल्टा बनता है, मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 15 आपको क्या पूछा गया है, जो प्रवाल भित्ति समुद्र तट से कुछ दूर हटकर बनी होती हैं कहलाती हैं? यानी प्रवाल भित्तियाँ आपकी बनती हैं समुद्र में, लेकिन समुद्र तट पे बनती हैं, समुद्र तट से कुछ दूरी पर बनती हैं जो प्रवाल भित्तियाँ, उसे क्या कहते हैं? अवरोधक प्रवाल भित्ति बोला जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ ध्यान रखेंगे आप लोग, जो प्रवाल भित्ति समुद्र तट से थोड़ी दूर हटकर बनी होती हैं उन्हें प्रवाल रोधिका यानी बैरियर रीफ कहते हैं। प्रश्न नंबर 16 आपका पूछा गया है, मौसम के अनुसार अपनी प्रवाह दिशा बदलने वाली पवन है? तो मौसम के अनुसार अपनी प्रवाह दिशा जो बदलता है वह मानसून होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 17 क्या पूछा गया है, अभिवाहनिक व्युत्क्रमण होता है ऊपरी धरातल पर वायु के संपीड़न से, चक्रवात के समय, या फिर मेघाच्छादित आकाश से? बताइए। अभिवाहनिक व्युत्क्रमण कब होता है? तो यह वायु के संपीड़न से अभिवाहनिक व्युत्क्रमण होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 18 पूछा गया, प्रवाल भित्तियों का अवतलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने प्रवाल भित्तियों का अवतलन सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 19 आपका पूछा गया है, सागरीय नीतल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? तो यह गहरे सागरीय मैदान है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे, सागरीय नीतल का सबसे विस्तृत भाग गहरे सागरीय मैदान होता है। यह मैदान महाद्वीपीय उत्थान के बाद बनते हैं और इनकी गहराई 3000 से 6000 मीटर तक होती है। महासागरीय क्षेत्र के करीब 75.9% हिस्से में ये मैदान फैले हुए हैं। इन मैदानों पर पौधे, सागरीय जीव और क्षारीय पदार्थों के निक्षेप पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा गया, विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? टोंगा, मेरियाना ट्रेंच, पोर्टोरिको, या फिर सुंडा? विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त ये मेरियाना ट्रेंच है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 21 आपका क्या पूछा गया है, पृथ्वी के समस्त महासागरों का औसत तापमान है कितना है? 17.2 डिग्री सेल्सियस। सी ऑप्शन आपका राइट है।
प्रश्न नंबर 22 आपका पूछा गया है, निम्न में से क्या सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सागरीय जल में सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 23 पूछा गया है, अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है? बताइए कौन है? तो बिल्कुल अगुलहास धारा जो है यह आपका शीत महासागर धारा नहीं है। बाकी कनारी धारा, हम्बोल्ट धारा और ओयासियो धारा, ये तीनों क्या हैं? शीत महासागरीय धारा हैं। अगुलहास धारा ये आपका शीत महासागरीय धारा नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे, देखें अगुलहास धारा शीत महासागर धारा नहीं है, यह दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर की पश्चिमी धारा है। ठीक है, पश्चिमी सीमा धारा है। ध्यान रखेंगे अगुलहास धारा कौन सी धारा है? ये हिंद महासागर की पश्चिमी सीमा धारा है। ठीक है, वहीं ब्राज़ील धारा भी शीत महासागर धारा नहीं है, यह एक गर्म जल धारा है जो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के पूर्वी तट पर अटलांटिक महासागर में बहती है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में अगुलहास धारा या फिर ब्राज़ील की धारा दोनों में से कोई एक देगा अगर निगेटिव प्रश्न में पूछेगा। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 24 पूछा गया, मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होने वाली जल धारा है बेंगुला धारा, लेब्राडोर की धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा या फिर ब्राज़ील की धारा? मैक्सिको की खाड़ी से कौन सी धारा उत्पन्न होती है? तो गल्फ स्ट्रीम धारा जो होती है ये मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 25 पूछा गया है, प्रवाल भित्ति को आकृति के आधार पर विभाजित किया जाता है। तो प्रवाल भित्ति को आकार के आधार पर, ठीक है, आकार के आधार पर इनको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अब सर जी ये बताइए, प्रवाल भित्ति को आकृति के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है, तो उनके नाम कौन कौन से हैं? बिल्कुल बताएंगे, ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। देखें, प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ्स को उनकी आकृति के आधार पर 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्रवालीय रेखा, जिसे फ्रिंगिंग रीफ बोलते हैं। यह समुद्र के तट जो समुद्र तट होता है इसके निकट पाया जाता है और इसे समुद्र तट के समानांतर देखा जा सकता है। ठीक है, दूसरा है अवरोधी प्रवाल भित्ति, ठीक है, बैरियर रीफ। यह तट से थोड़ी दूरी पर स्थित होता है और इसे तट से समुद्र के द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, और तीसरा है आपका अंडाकार प्रवाल भित्ति, ठीक है, आउटरवेल बोलते हैं। यह पानी के बीच जो अंडाकार प्रवाल भित्ति है यह पानी के बीचों बीच स्थित होता है और सामान्यतः अंडाकार या वृत्ताकार आकृति का होता है। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 26 क्या है, वायुमंडल की वह कौन सी परत है जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान घटता है? बताइए, वायुमंडल में आपकी परतें हैं, वह कौन सी परत है वायुमंडल में जिसकी ऊंचाई अगर बढ़ेगी तो उसका तापमान जो है घट जाता है? तो ध्यान रखेंगे, जो आपका मध्य मंडल है अगर इसकी ऊंचाई बढ़ेगी तो इसका तापमान घट जाता है। ठीक है, केवल मध्य मंडल ही नहीं है, एक मंडल और है, ध्यान से देखेंगे। वायुमंडल की क्षोभ मंडल और मध्य मंडल परतों में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो आपके ऑप्शन में हो सकता है मध्य मंडल ना दे अगर, तो क्षोभ मंडल देगा, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्षोभ मंडल और मध्य मंडल ये दोनों ऐसे होते हैं जिनकी अगर ऊंचाई बढ़ेगी तो इनका तापमान नीचे चला जाएगा। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 27 है, अश्व अक्षांश कहा जाता है। अश्व अक्षांश उष्णोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 28 आपका पूछा गया है, वायुमंडल का सबसे परिवर्तनशील तत्व है। वायुमंडल का सबसे परिवर्तनशील तत्व जलवाष्प है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 29 आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा अटलांटिक महासागर में नहीं है? देखिए, जो हम्बोल्ट धारा है यह आपके अटलांटिक महासागर में नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 30 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जल धारा है? तो देखिए यहाँ पर जो फ्लोरिडा धारा है यह आपकी गर्म जल धारा है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 31 आपका पूछा गया है, वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है, क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन पाई जाती है। ए ऑप्शन आपका राइट है।
प्रश्न नंबर 32 पूछा गया है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? बताइए। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस का प्रतिशत है? तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। ठीक है, चलें, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 33 पूछा गया आपका, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर, ठीक है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली पवनें होती हैं, यानी उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर जो हवा बहती है उसको क्या कहते हैं? तो ये कौन सी हवा होती है? तो यह व्यापारिक पवनें होती हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है 33 का। अच्छा, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग इस मॉडल पेपर को ज़रूर आगे शेयर करिएगा। ठीक है, एक लाइक ज़रूर कर देंगे, सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ताकि आप हमारे साथ 3 साल जरूर जुड़े रहें। ठीक है, चलें, प्रश्न नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन हिमभक्षक के नाम से जानी जाती है? तो जो चिनूक पवनें होती हैं, जो चिनूक हवाएं होती हैं, इनको हिमभक्षक से नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 35 पूछा गया है, भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण है? यानी भारत का जो उपमहाद्वीप है उत्तर पश्चिम प्रदेश, ठीक है, यह भूकंप यहाँ पर ज़्यादा आता है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया, यानी जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे से टकराती हैं, इस कारण भूकंप आता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 36 पूछा गया है, 36, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो यह भूकंप की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 37 क्या पूछा गया है, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो रीड ने किया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ कुछ आपके नोट्स दिए जा रहे हैं, ध्यान से पढ़ेंगे इसे। भूकंप की उत्पत्ति से जुड़े प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत को अमेरिकी भूवैज्ञानिक हैरी फील्डिंग रीड ने दिया था। साल 1906 में सैन एंड्रियास फॉल्ट के टूटने के बाद उन्होंने इस सिद्धांत को तैयार किया था। प्रश्न नंबर 38 क्या है, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहते हैं? यानी ये पृथ्वी है, ठीक है, तो ये हमारा ज़मीन है, तो ज़मीन के अंदर जहाँ पर आपकी भूकंप उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसे भूकंपीय केंद्र कहते हैं। लेकिन ये जो भूकंपीय केंद्र होता है, यहाँ पर अगर आपको भूकंप महसूस होता है ज़मीन के ऊपर, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं, ध्यान से देखेंगे, देखिए पूछा है ना, धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है कहलाता है, तो यह भूकंप अधिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, भूकंप अधिकेंद्र, बी ऑप्शन आपका राइट है। यानी ये पृथ्वी है और ये हमारा स्थल है। यहाँ नीचे आपका अगर भूकंप आया तो इसे भूकंप का केंद्र बोलते हैं, लेकिन यही भूकंप का जो असर है यहाँ जमीन पर ऊपर होता है, तो इसे भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, चलें, प्रश्न नंबर 40 आपका पूछा गया है, भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं, गौड़ तरंगे, एल तरंगे, प्राथमिक तरंगे या इनमें से कोई नहीं? भूकंप में धरातलीय तरंगे पूछा है तो ध्यान रखेंगे धरातलीय तरंगे एल तरंगे होती हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, एल तरंगे क्या है सर जी? अच्छा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। भूकंपीय तरंगों के कुछ प्रकार, जैसे भूकंपीय तरंगे पी तरंगे होती हैं, पी तरंगे को प्राथमिक तरंगे भी बोलते हैं। एस तरंगे होती हैं, एस तरंगे को गौड़ तरंग बोलते हैं। एल तरंग होती हैं जिसे लब तरंग बोलते हैं, और एक होता है रेले तरंगे। ठीक है, पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे और रेले तरंगे। ठीक है, 4 प्रकार के आपके भूकंपीय तरंगे हो गए। चलें, प्रश्न नंबर आपका 41 है, 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाते हैं? यानी कौन सी भूकंप की तरंगे होती हैं जो सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाती हैं, यानी टूट फूट ज़्यादा होता है, ज़्यादा नुकसान होता है? तो जो दीर्घ पृष्ठीय तरंगे होती हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, दीर्घ पृष्ठीय तरंगों के कारण सर्वाधिक क्षति पहुंचती है। सर जी दीर्घ पृष्ठीय तरंगे क्या हैं? अच्छा, ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पे देखिए, भूकंप के दौरान सतही तरंगे सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, यानी सतही तरंगे को ही दीर्घ पृष्ठीय तरंगे बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन्हें एल तरंगे भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग।
ये तरंगे पृथ्वी की सतह के ठीक नीचे पानी में तरंगों की तरह चलती हैं। इनकी गति बहुत धीमी होती है और ये देर से पहुंचती हैं, लेकिन इनका प्रभाव सबसे विनाशकारी होता है। ठीक है, चलें यहाँ ध्यान रखिएगा भूकंपीय तरंगों के बारे में कुछ और बातें। भूकंपीय तरंगों के 4 प्रकार होते हैं। प्राथमिक तरंगे जिसे पी तरंगे बोलते हैं, द्वितीयक तरंगे जिसे एस तरंगे बोलते हैं, रेले तरंगे और लव तरंगे जिसे एल तरंगे भी बोलते हैं। ठीक है, चलें प्राथमिक तरंगे सबसे तेज होती हैं और सबसे पहले आती हैं। इन्हें पी तरंगे भी कहा जाता है। ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं और ध्वनि तरंगों की तरह चलती हैं। इसके बाद क्या है, द्वितीयक तरंगे प्राथमिक तरंगों के बाद आती हैं और केवल ठोस पदार्थों से होकर गुजरती हैं। इन्हें एस तरंगे भी कहा जाता है। रेले और लव तरंगे, ठीक है, ये दोनों भूकंप के तरंगे हैं। सतही तरंगे होते हैं रेले और लव तरंगे। ठीक है, लव तरंगे जमीन को क्षैतिज रूप से हिलाती हैं, जबकि रेले तरंगे अंडाकार गति से उत्पन्न करती हैं। ठीक है, चले प्रश्न नंबर आपका 42 पूछा गया है, अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें स्केल कहा जाता है। ठीक है, नहीं, गलत हो गया। अच्छा, ध्यान रखेंगे अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को सुनामी कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलें सॉरी इसके लिए, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 43 या 43 नंबर, रेगिस्तानी भागों में बरखानों की 2 समानांतर श्रेणियों के मध्य रेत मुक्त गलियारा जिससे होकर कारवां मार्ग आगे बढ़ते हैं, निम्न में से क्या कहलाता है? यानी रेगिस्तानी भागों में जो बरखान होते, बरखान क्या होते हैं, तो रेत के जो टीले बड़े बड़े बनते हैं आपके रेगिस्तानों में, उसे बरखान बोला जाता है। तो 2 समानांतर श्रेणियों के मध्य यानी 2 आपके बरखान हैं, इनके बीच में जो गलियारा बना है, इसके रास्ते अगर कोई जा रहा है, व्यापारी जा रहा है या फिर कोई मान लीजिए कोई स्थानीय लोग वहाँ से होकर कारवां मार्ग अगर आगे बढ़ रहा है इसको लेकर के, तो इसे क्या कहते हैं? हमादा बोला जाता है, बजादा बोला जाता है, रेग या फिर गासी। तो इन्हें गासी बोला जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 44 पूछा गया है, लोयस जमाव के अतिवृहद क्षेत्र मिलते हैं, उत्तरी चीन में मिलते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 45 है, लोयस का निर्माण होता है, लोयस का निर्माण हवा से होता है यानी पवन से। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 46 आपका पूछा गया है, अपर्दन के किस कारक द्वारा बरखान का निर्माण होता है? तो अपर्दन जो होता है यह हवा के कारण यानी पवन के द्वारा ही बरखान का निर्माण होता है। बरखान क्या है, अभी मैंने आपको बताया। रेगिस्तान में आपने बालू के यानी जो रेत होता है वहाँ के बड़े बड़े टीले देखे होंगे। ठीक है, बड़े बड़े टीले आपके इस तरह से झुके हुए होते हैं, तो ये पवनों के द्वारा यानी हवा के द्वारा ही बनता है। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 47 है, गारा स्थलाकृतियाँ कहाँ मिलती हैं? तो यह मरुस्थलों में मिलती हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 48 पूछा गया है, सबसे गर्म सागर है, लाल सागर सबसे गर्म सागर है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ ध्यान रखेंगे, लाल सागर अफ्रीका और एशिया के बीच स्थित है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि लाल सागर कहाँ स्थित है? अफ्रीका और एशिया के बीच में स्थित है। यह हिंद महासागर का एक समुद्री प्रवेश द्वार भी है। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर आपका 49 क्या पूछा गया है? देखें, सागरी लवणता का पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है? यानी जो समुद्र हैं, महासागर हैं, और ठीक है, समुद्र, महासागर और सागरी ये तीनों एक ही होते हैं, इनके नाम अलग अलग है। ठीक है, तो जो सागर हैं, समुद्र हैं या फिर महासागर हैं, इनकी जो पानी होती है, ठीक है, जो पानी होता है समुद्र का, उसका लवणता को पता लगाने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? सैलिनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, यानी समुद्र की लवणता हमें मापनी है तो सैलिनोमीटर का उपयोग हम करेंगे। प्रश्न नंबर 50 क्या पूछा गया है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक होता है? सूर्य का, पृथ्वी का या फिर चंद्रमा का? तो जब भी ज्वार भाटा आता है तो यह चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 51 क्या पूछा गया है, अर्ध दैनिक ज्वार भाटा प्रायः कितने समय बाद आता है?
अर्धदैनिक ज्वार भाटा, ठीक है, अर्धदैनिक ज्वार भाटा पूछा है तो 12 घंटे 26 मिनट के बाद आता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 52 क्या है, 52 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त है? यानी ऐसा कौन सा महासागर है जो प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त है? तो यह उष्णकटिबंधीय महासागर है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 53 क्या पूछा गया है, जो प्रवाल भित्ति समुद्र तट से कुछ दूर हटकर बनी होती हैं कहलाती हैं? तो अवरोधक प्रवाल भित्ति कहलाती है। इसे मैंने शुरू में पढ़ाया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 54 आपका पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? चार्ल्स डार्विन ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब इसे ध्यान से देखेंगे, जो नोट्स दिए गए हैं, प्रवाल भित्ति की जो प्रवाल भित्तियां हैं इसकी उत्पत्ति से जुड़े अवतलन सिद्धांत को चार्ल्स डार्विन ने दिया था। उन्होंने यह सिद्धांत बीगल जहाज पर अपनी समुद्री यात्रा के दौरान तैयार किया था। इसे साल 1837 में तैयार किया गया था और साल 1842 में संशोधित किया गया था। प्रश्न नंबर आपका 55 पूछा गया है, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो डेविस ने किया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, डेविस को एक और नाम से बुलाया जाता है, ध्यान से देखेंगे, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से जुड़े हिमानी नियंत्रण सिद्धांत, ठीक है, हिमानी नियंत्रण सिद्धांत पूछेगा तो ध्यान रखेंगे अगस्ट डेली ने दिया था इस सिद्धांत। अच्छा, यहाँ पर आपका मैंने गलत बता दिया, ठीक है, यहाँ आपका लिखा गया डेविस नहीं है, ठीक है, डेविस नहीं है, डेली है आपका, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत डेली ने दिया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले ध्यान रखिएगा, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से जुड़े हिमानी नियंत्रण सिद्धांत, ठीक है, हिमानी नियंत्रण सिद्धांत अगस्त डेली ने दिया था। इस सिद्धांत के मुताबिक हिमयुग के दौरान समुद्र के स्तर में बदलाव की वजह से ही प्रवाल भित्तियों का निर्माण और वितरण होता है। प्रश्न नंबर 56 है आपका, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित में से किस एक देश के तट के निकट पाई जाती है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के निकट विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ ध्यान रखेंगे आप लोग, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के तट पर कोरल सागर में स्थित है। इसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी जीवित संरचना है, ठीक है, पूछता है आपके एग्जाम में, दुनिया की सबसे बड़ी जीवित प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। पूछता है कि प्रवाल भित्ति कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया नहीं देता है तो क्वींसलैंड देता है ऑप्शन में, तो ये भी ध्यान रखेंगे। पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया के किस सागर में, ठीक है, प्रवाल भित्ति सबसे ज़्यादा है? कोरल सागर में, ठीक है। अच्छा, इसे क्या कहते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया के प्रवाल भित्ति को, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 57 है, प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? अभी मैंने ऊपर पढ़ाया, कहाँ है यह? क्वींसलैंड में स्थित है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 58 आपका पूछा गया, विश्व स्तर पर सर्वाधिक प्रवाल विरंजक किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1998 में। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 59 क्या पूछा गया है, विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? बताइए, सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? तो यह आर्कटिक महासागर में स्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 60 आपका क्या पूछा गया है, प्लेटों का संचलन मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? प्लेटों का संचलन 3 प्रकार से होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। सर जी, प्लेटों का संचलन 3 प्रकार से होता है, तो वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? देखें, प्लेटों का संचलन मुख्य रूप से 3 तरह से होता है। एक होता है अभिसारी संचलन, दूसरा होता है अपसारी संचलन और तीसरा होता है समानांतर प्लेट संचलन, ठीक है। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस क्लास को आगे ज़रूर शेयर करेंगे, एक लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग 3 साल हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें। जल्दी मिलते हैं आपके मॉडल पेपर 3 में, तब तक के लिए जय हिंद,
मॉडल पेपर 4 में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।